सोचो पता चले कि 2014 से पहले कहीं पर 100 या उससे ज़्यादा लोगों को मारा गया और दफनाया गया। ऐसा ही कुछ पता चला 11 जुलाई 2025 को। एक खुद को ढांपे हुए यानी खुद को ढके हुए एक इंसान पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, हाथ में बोरा लेकर के जिसके अंदर कुछ कंकाल होते हैं, और कहता है कि मैंने खुद ने अपने हाथों से 100 से ज़्यादा लोगों को दफनाया है, वो भी ज़मीन के अंदर, जिसका ना कभी कोई केस हुआ ना जिसके बारे में कोई जानकारी है। इतनी बड़ी मास स्केल पर हत्याएं और दफन किए गए शरीर, इसी की कहानी आज सुनाएंगे। ये सच्ची घटना है जो कि भारत के कर्नाटका के धर्मस्थला नामक जगह की है, जहां धर्मस्थला को अधर्मस्थला बनाने की कोशिश की गई। व्हाट्स वायरल ट्रेंडिंग टुडे में आप सभी का स्वागत। पहला एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं इस वायरल और ट्रेंडिंग स्टोरी से, जो कि रियल घटनाओं पर आधारित है। सबसे पहले रिक्वेस्ट, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लो। चलो देखते हैं क्या हुआ इस घटना में और क्या कुछ रहने वाला है आगे। इस कहानी में उस इंसान की जानकारी इसलिए गुप्त रख ली जाती है क्योंकि उसकी जान को अब खतरा है, क्योंकि उसने बता दिया है उन पावरफुल लोगों के बारे में जिन्होंने ऐसी घटनाएं की कि लोगों की हत्या की। ये कहानी है धर्मस्थला नामक एक मंदिर और नदी के किनारे की, जो कि है कर्नाटका के अंदर। और ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है और आज बहुत असमंजस में डाल रही है, जब एक इंसान 11 जुलाई 2025 को एक इंसान खुद को पूरा ढक करके स्टेशन में पहुंचता है कि मैं एक जगह पर काम करता था 1995 से लेकर के सन 2014 तक, और वहाँ पर मैंने 100 से ज़्यादा मरे हुए लोगों को डीजल डाल करके जलाया और नदी और हाईवे के किनारे उनको दफना दिया। अब पुलिस उसका विश्वास नहीं करती है तो वो अपने साथ छुप करके जाता है और धर्मस्थला नामक गांव के पास से ही वापस से खुदाई करके कुछ 2 डेड बॉडीज़ यानी कि कंकाल निकाल करके अपने साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। और उसने अपनी पूरी कहानी, पूरी इमेजेस, जो चीज़ें घटनाएं हुई, वो अपने वकील को भी दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि इतनी बड़ी जानकारी उजागर करने के बाद उसकी हत्या कभी भी हो सकती है। वो पुलिस स्टेशन में बताता है कि मैं 1995 से लेकर के सन 2000 तक एक मंदिर के पास सफाई का कार्य करता था। वो बताता है कि हर हफ्ते लगभग किसी न किसी को दफनाना पड़ता था। ये जानकारी देते हुए उसके हाथ और खुद कांप रहा था और उसने कहा था कि मैं तभी सारी जानकारियां दे पाऊंगा अगर आप मुझे सुरक्षा देते हो। उसकी जान को खतरा देखते हुए, उसके परिवार को खतरा देखते हुए पुलिस उसको सुरक्षा दे देती है और कोर्ट में उसके बयान भी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। तो वो बताता है कि 19 सालों के समय में लगभग उसने 100 से ज़्यादा लोगों को ज़मीन में दफन किया था, और जान से मारे जाने के डर से उसने आज तक इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, जो कि 2025 चल रहा है, यानी उसको नौकरी छोड़े हुए भी लगभग 11 साल बीत चुके हैं। और वो पुलिस को बताता है कि उन जगहों के बारे में मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ जिन जगह पर मैंने उस समय में लाशें दफन की थी। वो मंदिर के पास की इंद्रावती नदी के पास में फॉरेस्ट एरिया है। इंद्रावती नदी के किनारे और हाईवे के किनारे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर उसने मुर्दा लोगों को दफन किया है, और वो बताता है कि लगभग 50 या उससे ज़्यादा जगह हैं जहाँ पर दफन किया गया है। और वो बताता है कि बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है इसके अंदर और मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं पुलिस की सुरक्षा में ही आप लोगों को वो जगहें बता सकता हूँ। कोर्ट में बयान रिकॉर्ड होने के कारण कोर्ट आदेश देती है कि एक एसआईटी गठित की जाए और उसके बाद उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली जाए। कुछ दिनों बाद एसआईटी गठित कर ली जाती है और 11 जुलाई की इन्फॉर्मेशन के बाद सीधा 28 जुलाई पर पहुंचते हैं, जब पुलिस अपनी सुरक्षा में उस नकाबपोश इंसान को अपने साथ लेकर के पहुंचती है इंद्रावती नदी के किनारे, जहां पर वो बताता है कि लोगों को दफन उसने किया था अपने हाथों से। लेकिन आप लोग कहोगे कि 11 जुलाई से 28 जुलाई तक का इतना समय क्यों लगा? वैसे समय लगना बहुत गलत था और नाजायज़ था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदि से जानकारियाँ और उसके बाद परमिशंस लेना ज़रूरी थी, जो कि लेकर के वो टीम जो वो पहुंच जाती है। टीम को वो नकाबपोश 13 जगह बताता है कि यहाँ पर मैंने इंसानों को दफन किया था, और उसने बताया कि पहली 2-4 में तो ऐसा था कि उसने कम शवों को दफनाया था, लेकिन जो 13 नंबर है उसमें तो हद से ज़्यादा लगभग 12 या उससे ज़्यादा दफन किए हुए हैं। उसके बाद मशीनों द्वारा खुदाई स्टार्ट कर ली जाती है। पहली जो 2 निशानदेही बताई थी, वहाँ पर 12-12 फीट की खुदाई करने के बावजूद वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। नकाबपोश कहता है कि इन जगहों को अब छोड़ दीजिए, अब अगली जगहों पर बढ़िए।
2 दिन बीत जाते हैं, लगभग 4-5 जगहों की खुदाई कर ली जाती है। एक फटे हुए रेड ब्लाउज के अलावा उसमें कहीं पर कुछ नहीं मिलता। कुछ हड्डियां मिलती है, लेकिन उनका ये अंदाज़ा लगाया जाना बहुत मुश्किल है कि वो जानवरों की है या इंसानों की। और लोगों को भी लगने लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या इसको कोई सपना आया है और ये हमें गुमराह कर रहा है या हमारा टाइम जाया कर रहा है। 5 जगह की खुदाई के बावजूद कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगले दिन जब वो छठे जगह की खुदाई करना स्टार्ट करते हैं तो उनको एक खोपड़ी नज़र आती है, यानी कंकाल का स्कल। उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और गवाह भी कहता है, मैंने कहा था ना, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। उसके बाद वो हड्डियां वहाँ से मशीनों द्वारा खुदाई के बजाय हाथों के द्वारा खुदाई करना शुरू किया जाता है और कंकाल को निकाल करके लैब और रिसर्च के लिए ले लिया जाता है। उस खुदाई में उनको 1-2 पैन कार्ड और आईडी कार्ड भी उनको वहाँ पर मिल जाते हैं। जिस आईडी कार्ड पे किसी बच्ची का नाम था, उनके परिवारजन भी उस पास के ही गांव के थे और वो भी हाँ करते हैं कि हाँ, उनकी बच्ची भी बहुत समय से गायब है और पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट भी कराई है। इसी बीच एक आरटीआई कार्यकर्ता आरटीआई लगा करके पता करते हैं कि क्या क्या किन किन लोगों की वहाँ से गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती है। लेकिन पावरफुल लोगों की पावर तो देखिए, आरटीआई में भी पुलिस स्टेशन से जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर गुम होने वाले लोगों की कोई खास रिपोर्ट नहीं है। सोचिए, इतनी इम्पोर्टेंट डेटा और डिटेल्स भी वहाँ से गायब है। सोचिए क्रिमिनल्स के हाथ कितने लंबे हो सकते हैं। हिम्मत मानता हूँ मैं उस इंसान की जिसने अपनी जान को दांव पर लगा करके वहाँ पर खुदाई करना शुरू करवाया। और अभी तो 13 नंबर की खुदाई बाकी है, जहाँ पर हद से ज़्यादा लाशें निकलने की उम्मीद है। कंकाल मिलने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी हत्याएं की गई हो, क्योंकि जो इंद्रावती नदी है और धर्मस्थला का जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और वहाँ पर माना जाता है कि इंसान अगर वहाँ पर दर्शन करता है तो उसके सारे संकट कट जाते हैं और जो उस नदी में स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इवन कुछ लोग तो मानते हैं उस मंदिर और नदी के किनारे मरने वाले लोगों को सीधा स्वर्ग मिलता है। तो लोग कहते हैं कि हो सकता है उस तरीके की लाशें भी यहाँ पर दफनाई गई हो, लेकिन वो नकाबपोश कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लाशें वहाँ पर मिलती थी उनको अलग से कहीं और दफन किया जाता था और उसका रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में रखी जाती थी। वो कहता है कि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा था कि ये एक्सीडेंट आदि में मरे हुए लोगों की लाशें हैं, लेकिन उसका शक जब ज़्यादा गहराने लग जाता है कि वो देखता है कि मरे हुए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएँ महिलाओं और लड़कियों की है और इवन उनके गुप्तांग पे चोट भी लगी हुई है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन लोगों के साथ ज़बरदस्तियाँ की गई हो, इवन उनको मारा गया हो या फिर उनके साथ रेप भी किया गया है। जब उसको 4-5 साल हो गए थे काम करते हुए, तो वो एक बार अपने सुपरवाइज़र को बताता भी है कि मुझे इन लाशों को देख करके लग रहा है कि ये एक्सीडेंट या अपने आप हुई मृत्यु नहीं है, ये किसी द्वारा की गई घटनाएं हैं, हमें इसको पुलिस के बारे में बताना चाहिए। लेकिन सुपरवाइज़र ने उसकी एक ना सुनी और कहा कि चुपचाप अपना काम करते हो तो करते रहो, वरना इन लाशों के साथ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी यहाँ दफन कर दिया जाएगा। और उस रात उसको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है और कहा जाता है कि पुलिस के सामने तुम कभी भी नहीं जाओगे और ऐसी चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करोगे। उसके बाद वो लगातार अपना काम करते रहे, लेकिन उनको अपने पड़ोस की और अपने परिवार की एक लड़की की हत्या की हुई नज़र आती है और शव को देख करके लगता है कि उसके साथ रेप तक हुआ होगा। तो वो बहुत अंदर से टूट जाते हैं और उसके बाद वो बहुत उदास हो जाते हैं और उन्हें आत्मगिलानी होने लग जाती है और वो रातों रात अपने परिवार के साथ किसी अन्य स्टेट में भाग जाते हैं और अपना नाम, पता, पहचान सब बदल लेते हैं और सभी से रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं और छुप जाते हैं। लगातार इतने सालों तक 2014 से 2025 तक वो 11 सालों तक इधर उधर घूमते रहे और उन्होंने अपनी पहचान कभी भी जाहिर नहीं की, क्योंकि धर्मस्थला के जो पावरफुल लोग थे जिनके ऊपर शक लगाया जा रहा है, उन लोगों ने उसे जान से मारने की बहुत कोशिशें की है, क्योंकि उसकी परिवार के बारे में जानकारी लगने के बाद उनको शक था कि वो पुलिस को बता सकता है। और इवन उसने ये भी बताया कि जब लाशें जो थी उनको दफनाने से पहले, मिट्टी में बरी करने से पहले उसको कहा जाता था डीजल हाथ में दे करके कि तुम्हें उन लाशों को पहले जला देना है। तो वो कुछ लाशों को जला भी देते थे और कुछ को सीधा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाशें होने के कारण उनके बस की बात नहीं थी।
और उन्होंने ये भी बताया कि जो 13 नंबर निशानदेही है वहाँ पर तो लाशों के अंबार मिलेंगे आपको, यानी 14-15 लाशें भी मिल सकती है। ये वीडियो लास्ट तक रिकॉर्ड करने तक अभी भी खुदाई जारी है और जैसे ही कुछ खास आगे अपडेट मिलेंगे आपको मैं अपडेट करूँगा, अगर आप इस जानकारी पर प्यार देंगे तो ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सोचो, कहीं पर इतनी बड़ी घटना हुई और आज तक गुनाहगार आज़ादी से घूम रहा हो सकता है। अगर ये बात बताई गई सच हुई तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि भारत में आज तक कभी इस तरह की हत्याएं कहीं पर भी नहीं हुई है, ना ही देखी गई है और ना ही कभी रिकॉर्ड हुई है। नमस्कार।